नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। देखिए भाई, बड़े जोरों की ठंड है, इस वजह से सारे लोग सर्दी से बच के रहें क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और अगर ऐसे टाइम में अगर आपको सर्दी लगी तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है आपको। तो हम लोग एसएससी जीडी के लगभग 18 सेट्स पे काम कर चुके हैं जो कि मैथ्स से रिलेटेड हैं। 25 क्वेश्चन डेली हम लोग मैथ्स के कर रहे हैं और हमारे साथ साथ आप लोग भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। तो आज हम लेकर आए हैं 19वां सेट और देखिए हम सेट्स में करते क्या हैं, 25 क्वेश्चंस मैथ के लेके आते हैं जिसमें एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस का जवाब करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप भी उन क्वेश्चंस को लगाते चलें ताकि आप एट द एंड ये देख पाएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो देखिएगा आज के जो 25 क्वेश्चन है उनमें से पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो कौन सा है। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144 रुपए और 6.5 वर्ष में 13,984 रुपए हो जाती है। देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसे पिछले 18 सेट में कम से कम 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये बहुत फायदा मिलता है अगर आप बहुत सारे सेट्स पे काम कर चुके हैं, एक ही तरीके के सेट्स पे काम किया तो आपको ये फायदा मिलेगा कि क्वेश्चन जब रिपीट हो रहा है ना तो जब आपको हर बार सेम तरीके का सवाल मिलेगा तो आपको आ जाएगा ये सवाल करना कैसे। तो देखिए क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 12,144, तो 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है 12,144 रुपए। ये अमाउंट है आपका 4 वर्ष का। और 6.5 वर्ष का जो अमाउंट पता है वो कितना पता है आपको, 6.5 वर्ष का जो अमाउंट पता है वो पता है 13,984 रुपए, ये दे रखा है। अब आपसे पूछ के आ रहा है ब्याज की दर बताइए, तो पहले मूलधन चाहिए होगा। तो यहां से देखिए 2.5 साल का अंतर है और यहां से जो अंतर देखेंगे वो 0 और 8 में 4 गया 4, यहां 9 में 1 गया 8 और ये 1840 रुपए अंतर है 2.5 साल का, तो 5/2 साल का। तो यहां से आप 1 वर्ष का ब्याज देख पाएंगे कि कितना होगा। तो एक काम करते हैं, 1 2 का गुणा नीचे और 1 2 का गुणा और ऊपर करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये 0 से 0 खत्म, 4 चौको 16 हाथ से लगा 1, 4 8 32 1 33 हाथ से लगा 3 3 4 एकम 4 3 7, 736 रुपए ये आपका 1 साल का ब्याज आ गया। अगर 1 साल का ब्याज 736 रुपए है तो अगर हम 12,144 रुपए में 4 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमको मूलधन देखने को मिल जाएगा कि कितना होगा। तो 4 6 24 हाथ से लगा 2, 4 3 12 2 14 हाथ से लगा 1, 4 7 28 और 1 29। जैसे ही आपने 2944 घटाया तो 0 0, 11 में 9 गया तो बचा आपका 2, यहाँ पे बचा 11 में 2 गया तो 9,200 रुपए आपका मूलधन आ गया। 1 साल का जो ब्याज पता है वो आपको पता है 736 रुपए और जो मूलधन पता है वो 9,200 रुपए पता है। तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इससे 8 बार में पूरा कट रहा है तो ब्याज की दर जो आगे वो आ गई 8%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन 8%। देखिए एक बहुत प्यारा सवाल जो हम लोग पिछले कई सेट्स में रिपीट कर चुके हैं। एक वही सवाल, आसान सा सवाल, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो जितने लोगों ने सारे सेट्स लगाए हुए हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। तो ये था 19th नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। देखिए एक कह रहे हैं 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हुआ एक व्यक्ति एक पुल 25 मिनट में पार कर जाता है तो पुल की लंबाई बताना है। तो देखिए अगर व्यक्ति पुल को पार कर रहा है तो जो लंबाई चली जाएगी वो सिर्फ पुल की लंबाई चली जाएगी क्योंकि व्यक्ति की कुछ लंबाई होगी नहीं। तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गई। और 25 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 60। ये इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया तो सबसे पहले पॉइंट से ये काट दीजिए। अब जैसे ही आप काटेंगे तो 18 चौको 72 और 25 चौको हो गया 100 और 5 छक्का हो गया 30, 30 इंटू 100 करेंगे तो 3000 मीटर। कितना मीटर चलेगा ये 3000। और ये व्यक्ति जो पुल को पार करने में दूरी चलेगा वो जो लंबाई होगी वो पुल की ही लंबाई होगी, तो इस वजह से जो पुल की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3000 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर सही होगा वो होगा बेटा सेकंड नंबर, जो कि बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं कि 3000 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे नंबर की तरफ। कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए करिए। देखिए कह रहा है 18 और 12 का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है कि 18 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालना बहुत आसान होता है, मैं आपको बता देता हूं। थर्ड प्रोपोर्शन निकालते टाइम करते क्या है कि सेकंड वाले को रिपीट करके लिखते हैं और फर्स्ट वाले से करते हैं डिवाइड। तो जैसे ही आपने किया तो 6 दूनी 12 और 6 तिहाई 18 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8। ये आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर। फिर से देखिएगा थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। एक्चुअल होता क्या है, मैं तीनों केस बता देता हूं आपको जिसने इससे नहीं पढ़ रहा है। अगर ए बी सी तीनों दे रखा है उसमें फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो होता है b इंटू सी अपॉन ए।
अगर फोर्थ प्रोपोर्शन दे पूछा है, अगर ए और बी दे रखा है और अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और अगर ए और बी दिया है इसमें मीन प्रोपोर्शन पूछता है, मध्यानुपात पूछता है तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये याद रखिए, ये फोर्थ प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन और ये आपका मीन प्रोपोर्शन। मतलब चतुर्थ अनुपात निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात निकालना है तो इससे निकालेंगे, और मध्य अनुपात निकालना तो इससे निकालेंगे। तो हमको निकालना था आपका तृतीय अनुपात, तो हमने सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड किया, तो जो आपका आंसर मिला वो कौन सा मिला, फोर्थ ऑप्शन। याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, देखिएगा क्या कह रहा है। एक एक सवाल को पहले बहुत प्यार से पढ़ के तब बनाने की कोशिश करिए। ये एक बहुत प्यारा सवाल है, इसको पढ़िए और फिर बनाने की कोशिश करिए कि कह क्या रहा है। कह रहा है एक कार 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिन में पूरा होना था वह 54 दिन में पूरा होता है। तो काम शुरू होने के कितने दिन बाद 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एक टाइम एंड वर्क का, जिसमें कह रहा है एक कार 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, तो अगर जो काम 42 दिन में पूरा होना था, अगर 42 दिन में अगर 15 लोग काम करते तो 42 दिन में पूरा हो जाता। तो 15 दूनी 30 बचा 3, 15 चौको 60 और 3, तो जो टोटल काम था वो 630 था। अगर टोटल काम 600, ध्यान से समझिएगा कि कर क्या रहे। पहले मैंने टोटल वर्क देख लिया कि टोटल वर्क एक्चुअल था कितना, और वो काम समाप्त कितने दिन में हुआ है, उन लोगों के जाने के बाद 54 दिन में। अगर 54 दिन में समाप्त हुआ है तो मेरी एक बात समझिएगा कि मैं ये मान लूं कि 15 व्यक्ति को करना था, लेकिन 6 व्यक्ति काम छोड़ के गए, तो 9 व्यक्तियों ने पूरे 54 दिन काम किया होगा। तो 9 चौको 36, से लगा 3, 9 पना 45, 3 48, ये 486 जो काम हो गया ये उन 9 व्यक्तियों ने कर दिया, और 9 व्यक्तियों ने टोटल 54 दिन में किया होगा। तो जो लेकिन बचा हुआ काम है, जो बचा कितना काम, अगर आप यहां से देखेंगे तो 14 इधर से बचा और 30 उधर से, तो 144 काम। दो जो 144 काम बचा है वो उन 6 लोगों ने कितने दिन में किया होगा ये देख लीजिए। इन 6 लोगों ने किया होगा 24 दिन में, तो कितने दिन बाद इन्होंने काम छोड़ दिया, 24 दिन बाद। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल किया क्या हमने। तो आप अगर करेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि करना क्या था। देखो अगर 15 व्यक्ति उस काम को करते तो 42 दिन में पूरा होना था वो काम। 15 व्यक्ति अगर 42 दिन में वो काम पूरा कर लेते तो टोटल काम जाहिर सी बात है कि 630 रहा होगा। इतना पूरा काम रहा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ दिन बाद 6 लोग काम छोड़कर चले गए। नहीं पता कितने दिन बाद लोग छोड़ के चले गए। तो आप क्या करिए कि मुझे पता चला कि मैंने शुरुआत से ही 6 लोगों को कम करके 9 लोगों को 54 दिन में जो काम कराया वो 486, टोटल काम 630 था और 486 काम हुआ। तो जो बचा हुआ 144 काम होगा वो जो 6 लोग छोड़ के गए उन्होंने किया, और उन्होंने कितने दिन में किया, 24 दिन में किया। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग कितने दिन बाद काम छोड़कर चले गए होंगे, 24 दिन बाद। बहुत आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं सवाल को करने के, लेकिन ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इससे। तो आप इसी से करिए। आप करने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं, आप उससे भी कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए कि शुरुआत के टोटल काम जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कि 15 × 42। अच्छा, और शुरुआत के कुछ दिन जो काम किया होगा 15 लोगों ने किया होगा, और उसके बाद जो बचे हुए दिन हैं वहां पे सिर्फ 9 लोगों ने काम किया होगा, प्लस 54 - x कर दीजिए। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप आंसर बना सकते हैं, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ये करिए, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 24। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा कॉलेज के एक चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत मिले और वह 342 मतों से पराजित किया, और उसने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। तो कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखिए कितना बढ़िया सवाल जिसको कितनी आसानी से किया जा सकता है। देखो विनर कैंडिडेट को 69% वोट मिले, अगर विनर को 69% मिले तो बेटा लूजर को कितने मिले, 31%। तो भैया इतने मिल गए। यहां से अंतर कितने का देख रहे हैं आप, 9 में 1 गया 8, 6 में 3 गया 38। अब इस 38% का वैल्यू हमको 342 पता है। अगर हमको 342 पता है तो हम 100% का वैल्यू देखें, वही हमारा आंसर होगा। तो 19 से काट देते हैं, 19 दूना 38, और 19 से काटेंगे तो 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152। जैसे ही आपने काटा 2 नेम 18, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 9 आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। तो कॉलेज में जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने हो गए, 900। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना, छोटा सा सवाल। विनर को 69% मिला तो लूजर को 31% मिला होगा, तो जो हार जीत हुई 38% से, उसका वैल्यू कहीं ना कहीं हमको सवाल में गिवन है। तो अगर हम 100% का वैल्यू देख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कॉलेज में टोटल वोटर कितना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5।
चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए 5 के पांचों सवाल ना बहुत आसान थे, अगर आप सही से करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए एक ये अगला सवाल जिसपे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये सवाल कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी इस तरीके की दे रखी है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000, मतलब एमआरपी गिवन है आपको 15,800 रुपए, तो एमआरपी आपको मिल गया 15,800 रुपए। कह रहा है ये कोई दुकानदार 20% छूट देने के बाद 18% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। कह रहे हैं 20% छूट देता है, उसके बाद भी 18% का लाभ होता है, तो 20% की छूट देता है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से आप सीपी और एमआरपी के रेशियो बना सकते हैं। ये मैंने आपको कई बार कई सारे सेट्स में बताया है, और इसका रीजन भी बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एमआरपी हो गया। तो यहां से जैसे ही आप रेशियो बनाने जाएंगे तो आपको पता है कि 20% का छूट देने के बाद ये हो जाएगा 80 और 18% के प्रॉफिट के बाद हो जाएगा ये 118। अगर आप रेशियो बनाएंगे तो ये 40 और 59 का रेशियो बन गया। तो आप यहां से देखेंगे कि 59 का वैल्यू जो आपको पता है वो आपको 15,800 पता है, तो आपको 40 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो एक यूनिट का वैल्यू जो हो गया वो 15,800 बटे कितना हो गया 59 इंटू कितना करना है आपको 40 करना है। अगर आप इसको हल करने जाते हैं, क्योंकि रुपए एक के निकटतम बताना है तो लगभग 1 रुपए के आसपास बताना है, तो देखो पहले मैं ऐसे बता देता हूं फिर लगभग में हल करके बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन सारे दूर दूर दे रखे हैं, तो लगभग में कैसे हल करेंगे वो फिर बताएंगे। पहले एग्जैक्ट हल सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देख लो। 4 अट्ठे 32 हंसलेगा 3, 4 पचे 20, 3 23, 4 अट्ठे 32 हंसलेगा 3, 4 पंचे 20, 3 23 और हंसलेगा 2, 4 एकम 4 2 6। अब 59 से जैसे ही आप 632 को भाग दोगे तो पूरा खेल यहीं पे हो जाएगा। 632 को अगर आप भाग दोगे, बाकी 0 0 आगे लगा लीजिए, 59 एकम 59 बचा आपका 4 बचा। अब जैसे ही आपने इसको कैरी लिया तो ये हो गया 42 लिया, तो अब आपका यहां से देखिए डिवाइड होगा नहीं, आपके पास 3 जीरो एक्स्ट्रा रखे हुए, तो अब आप यहां से ये करेंगे और एक जीरो उतार लेंगे। जैसे ही आपने उतारा आपको आंसर दिख गया। अब अगर आप समझदार हैं तो आपको आंसर दिख गया। अब ये जाएगा 7 पना 35 7 बार में, 7 नेम 63 हासिल लगा 6, 7 पना 35 6 41 बचा आपका 7, फिर 70 हो जाएगा, तो 59 एकम 59। देखिए आपको आंसर दिख चुका है, तो आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लगभग में करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 59 इंटू 40 है, इसको लगभग में 60 मानेंगे तो 20 दूना 40 और 20 जाए 60, मल्टीप्लाई करेंगे 2 अट्ठे 16 से लगा 1, 15 30 एक 31 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 के आसपास जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, जो आंसर आएगा वो 10,712 आएगा। अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू से हल करेंगे तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर देख पाएंगे, तो इन तीनों से सबसे ज्यादा जो नियरेस्ट दिखेगा आप वही आंसर लगाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10,712। तो अप्रोक्सीमेशन से करिए या पूरे तरीके से करिए, आंसर इसका 10,712 ही आएगा। ये तरीका लगाइए, क्योंकि कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही सवाल आएंगे जहां पे आप कैलकुलेशन में फंस गए, टाइम ज्यादा ले गए, तो फिर और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखेंगे करना कैसे। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं आप लोगों को, अगर आप देखेंगे पिछले सेट या प्रीवियस ईयर्स के जो सेट है उनको उठा के देखेंगे। एक देखिएगा ये 7 नंबर क्वेश्चन पाइप टंकी का है। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है पाइप ए एक भरने वाला पाइप है और जबकि पाइप बी और सी खाली करने वाले हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी अकेले टंकी के 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। ये भी यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरीके से भर जाती है, तो सी अकेले 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली करेगा। देखिए ए जो है ये भरने वाला पाइप है, जबकि बी और सी ये दोनों ही जो है ये खाली करने वाले पाइप हैं। खैर सी के बारे में हमको अभी एफिशिएंसी का और टाइम का कुछ पता नहीं है, बट ए का पता है कि ए अकेले 10 घंटे में भर सकता है। बी 2/3 भाग कह रहा है कि 20 घंटे में खाली करता है, तो बी पूरा 30 घंटे में खाली कर रहा होगा। अब कह रहा है कि अगर ए, बी और सी तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी बता देते हैं कि 40 घंटे में पूरी तरीके से भर जाती है। तो जो इनका एलसीएम लेंगे वो टंकी की धारिता आ गई थोड़ी देर के लिए 120। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 12, एक नल ए का क्षमता, और ये देखेंगे तो ये इसकी हो गई 4 और इसकी हो गई 3। तो देखिए 12 नल ए की क्षमता है, 12 में से 4 इसने कम कर दी तो बची कितनी, 12 में 4 कम कर दी तो बची 8 और 5 इसकी होगी, तभी तो ये 3 भाग प्लस का भर पा रहा है टंकी। तो सी की क्षमता कितनी आ गई 5। तो अब अगर कह रहा है सी 2/3 टंकी भरने में कितना टाइम लेगा, खाली करने में कितना टाइम लेगा 5 की क्षमता से, तो देख लीजिए 5 3 15, 15 अट्ठे 120 और 8 दूनी कितना टाइम लेगा 16 घंटे। कितना टाइम लेगा 16 घंटे। तो जो इसका आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
कि बी 2/3 टंकी 20 घंटे में खाली करता है, तो ये पूरी टंकी खाली करने में 30 घंटे लेगा। ये पूरी टंकी भरने में 10 घंटे ले रहा था। सी का मैंने देख लिया, सी ए बी सी तीनों की बात कही गई कि तीनों मिलके भर देते हैं, तो ये जो क्षमता 3 है ये प्लस की होगी। ये 12 में से 4 घटाया तो ये बचा कितना आपका 8। अब 8 में कितना घटाएंगे कि एफिशिएंसी 3 बच जाए, तो सी की एफिशिएंसी 5 रही होगी, जाहिर सी बात है। तो 120/5 ये पूरी टंकी अकेले खाली करता तो 24 मिनट में खाली कर देता, लेकिन उसने पूरी टंकी नहीं कहा है, 2/3 भाग खाली करने के लिए कहा है। तो 24 का 2/3 अगर देखेंगे तो 16 मिनट में 2/3 टंकी खाली हो जाएगी। तो 7वें नंबर का जो बेटा सही आंसर हुआ वो हो गया 16 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो 16 घंटे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 देखिएगा, कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 420 और 6 है। इन संख्याओं का योग 102 है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक प्रॉपर तरीका यूज करिए जो बहुत अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए संख्याएं मान ली कि वो हैं 6a और 6b। देखिए 6a और 6b मानने का बहुत फायदा होता है। अब आपको पता है इन संख्याओं का योग, तो 6a + 6b आपको पता चल गया कि 102 है, यहां से 102 पता चल गया। ठीक है, अब आगे आपको यह पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ भी लगा लेते हैं। तो वहां से जो आपको मिल गया वो 420 × 6 मिल गया। यहां से जैसे ही आपने पहले 6 से 6 काट दिया और इससे काट दिया तो a इंटू बी आ गया, 6 7 42 70। अब अगर आप यहां से 6 कॉमन लेके काट देंगे तो a + b जो आपको मिलेगा वो 17 मिल जाएगा। अब आप यहां से a और b के वैल्यूज, ऐसे वैल्यूज सोचिए दोनों इक्वेशन पे सेटिस्फाइड करा दें। तो अगर हम a या b को किसी एक को 10 मान लें, किसी एक को 7 मान लें, तो 10 7 17 भी हो रहा है और 10 7 70 भी हो रहा है। आप आराम से देख सकते हैं कि अब आपको अंतर बताना, तो 6 ब्रैकेट में a - b हो जाएगा। तो 10 में 7 गया 3, 6 3 18, तो जो अंतर कितना हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ऐसे केसेस में इसका आंसर कितना आ जाएगा 18। एक बहुत प्रॉपर तरीका बता रहा हूं आपको, इस वजह से भी ये बता रहा हूं क्योंकि 6 अगर आप a + b को 102 मान लेंगे और a × b इतना बड़ा आ जाएगा तो आप वैल्यू जज नहीं कर पाएंगे, और वैल्यू जज नहीं कर पाएंगे तो इसको सॉल्विंग इसकी थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। तो इस वजह से आप कुछ इस तरीके से दिमाग लगाइए कि आप आसानी से इस सवाल को बना पाए। तो इस सवाल को करने के लिए आप क्या करिए कि ऐसे केसेस में जब भी आपको एचसीएफ पता हो तो संख्याएं अपने मन से जो भी मानेंगे, जो भी एज्यूम करेंगे वो 6 के मल्टीपल में एज्यूम करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो इसका जो 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा 18। देखिएगा, ऐसे सवाल को सीख के जाइए, बहुत चांसेस हैं ऐसे सवालों को आने के। जिनके एग्जाम 10-11 तारीख में लगे हैं ना, वो पूरी तरीके से इन पे सब पे थोड़ा सा फोकस करिए, और जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जितने भी सेट्स करा चुका हूं, सब पे काम करके जाइए, आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। और काम करने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के जाना है, उसको अच्छे से सोच के समझ के लगा के जाएंगे तो फायदा मिलेगा। चलते हैं एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए सीआई का। कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करें तो 15,000 रुपए की धनराशि को 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए निवेश करने पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन 17,496 रुपए है। उसी धनराशि पे समान समय में 15% वार्षिक ब्याज से प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना 8 माह। देखिए 15,000 रुपए पे जो पैसा दिया है वो 8 साल में 17,496 रुपए हो जाता है। तो पहले कह रहा है उसी धनराशि, मतलब सेम 15,000 को 15% वार्षिक दर से, यहां से टाइम देख के आपको उसको 8 मासिक के हिसाब से करना है। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। 15,000 रुपए दे रखा है और आपको करना होना कितना है 17,496 रुपए और 17,496, और ब्याज की दर जो पता है वो आपको, ये प्रिंसिपल पता है, ये अमाउंट पता है, और ब्याज की दर जो पता है वो 8% पता है। तो पहले क्या करते हैं कि जब भी कभी आपको टाइम निकालने की जरूरत पड़े ना, तो आप क्या करिए, पहले इसको देखिए कि कितना इसको काट सकते हैं। जितना काट सकते हैं उसको काट के छोटा कर लीजिए। देखिए पहले तो आप यहां से देख रहे हैं कि 7 4 11, 11 9 20, 20 6 26, 1 27, ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो इसको 6 से काट लेते हैं। 6 से काटेंगे तो ये 2500 हो गया, ये 2500 हो गया, और इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, बचा आपका 5, 6 9 54, ये 2916 हो गया। अगर 2916 और 8% देखेंगे तो 8% का मतलब 50 से 54, तो ये हो गया आपका 50 का स्क्वायर और ये हो गया 54 का स्क्वायर। 8% का मतलब 50 से 54 हो सकता है। अगर पावर में 2 2 है तो जाहिर सी बात है यहां से ये जो टाइम निकल के आ गया ये 2 वर्ष निकल के आ गया। टाइम कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष निकल के आ गया। अब 15,000 रुपए पे 2 वर्ष में, और ब्याज की दर 15% वार्षिक दे रखी है। अगर 1 वर्ष की 15% दे रखी है तो आप देखेंगे कि 1 महीने की 12 से डिवाइड कर दिया,
अब हमें 8 माह की बात कर रहा है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। यहां से देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 4 तें 12, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10% आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ गई। अगर 2 साल में आप देखते हैं 24 माह होते हैं, तो अगर 8 माह के हिसाब से देखेंगे तो 3 बार 8 माह हो जाएंगे और 15,000 पे ही बताना है, तो 15,000 का 10% करेंगे तो 1500 और फिर 1500 और फिर 1500 और 1500 का 10% करेंगे तो 150 रुपए, और अगर इस 3,000 पे ब्याज देखेंगे तो 300 रुपए और इस पे देखेंगे तो 15 रुपए। आप देखेंगे तो 4500 रुपए ब्याज यहां से आ गया, 450 रुपए यहां से हो गया और 15 रुपए ये हो गया। तो टोटल ब्याज देखेंगे 45 4 4950 और 15 4965। 15,000 रुपए मूलधन था, 4965 आपका ब्याज आ गया। तो जो आपका अमाउंट होगा कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि 19,965 रुपए आपको दिख रहा है। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन। ये नहीं करना चाहते तो यहां से कर लीजिए, आपको 10% ब्याज की दर दे रखी है, 10 से 11, 3 बार की बात कर रहा है तो 1,000 से कितना हो जाएगा 1331। अब 1,000 का वैल्यू आपको पता है 15,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको 15 देखने को मिल रहा है। यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 एकम 15 से लगा 1, 15 तें 45 और 1 46, 4, 15 तें 45 4 49 से लगा 4, 15 एकम 15 4 19, 19,965 यहां से भी देख सकते हैं। तो आप दोनों में से जिस भी तरीके को प्रेफरेंस करें, लेकिन आपको करना पूरा इसी तरीके से पड़ेगा। तो ये बहुत प्यारा सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, अगर किसी को पूरा कॉन्सेप्चुअल अच्छा है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि बहुत सारी दिक्कत हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हुआ वो बेटा कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा सा हम जूम करके करते हैं, क्योंकि ताकि आपको जितने भी साइन देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, आराम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, ब्रैकेट खोलेंगे। तो सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट दिख रहा है जिसका वैल्यू में 4 दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही आपने ब्रैकेट खोला तो 3 - 4 और प्लस पीछे से आ रहा है 1/3 और प्लस 2/5 ये आ रहा है पीछे से। अगर देखा जाए ब्रैकेट में, अगर आप ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, पहले आपने ये खोल लिया, ठीक है, मंझला कोष्ठक मंझला कोष्ठक अभी खुला नहीं है ना, एक बार पहले मंझला कोष्ठक यहां तक है, सॉरी, है ना, यहां पे इसके बाद जो दे रखा है ये आपको दूसरा ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप बाकी ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो ये -1 और बाहर से क्या आ रहा है, एक बार फिर से पहले देख लीजिएगा। ये तो आपका 4 आ रहा है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 + 1/2 और माइनस, जैसे ही इसको खोलेंगे आप तो 4 3 में से जैसे ही 4 घटाए तो -1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 और ये प्लस का 1/3 और प्लस का 2/5 ये हो जाएगा। अगर यहां से आप एलसीएम लेना चाहते हैं या उस तरीके से करना चाहते हो तो ये आप यहां से देखेंगे कि 2 3 5 का एलसीएम देखेंगे तो 5 दूनी 10 3 30 हो जाएगा। 30 देखा तो ये आपका हो गया 30, ये हो गया आपका 15, ये फिर से आपका 30 हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 12, ये पूरा यहां तक आ गया और 3 और बाहर दे रखा है। तो जब आप इनको सबको जोड़ेंगे तो 30 30 60 60 10 70 और 70 और 27 ये हो जाएगा आपका 97 97 बटे 30 और 3 यहां से दे रखा है तो 30 3 90 90 और 97 जोड़ेंगे तो 187 बटे 30, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है तो वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आराम से कर सकते हैं आप, थोड़ा सा और इजी कर सकते थे अगर आप बेस बराबर करके करते, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके आप आसानी से, आपका आंसर आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए और सही टाइम में आना चाहिए, इस बात का याद रखें। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो देखेंगे भाई। तो ये मुझे लगता है 10 नंबर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। कह रहा है 48 संख्याओं का औसत 48 है। देखिए 48 संख्याओं का औसत 48 दिया गया है और कह रहा है यह बाद में पता चला कि 48 को 2 जगह पे गलती से 84 पढ़ लिया गया। 48 को एक जगह नहीं 2 जगह गलती से 84 पढ़ा गया है। 48 संख्याओं का एवरेज जो हमको पता था वो भी हमको कितना पड़ता था कि 48 ही पता था। अब हमको ये पता चला कि 48 को 2 जगह 84 पढ़ लिया, एक जगह 48 को 84 और एक जगह 48 को 84। तो कहीं ना कहीं एक बार इसने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा पढ़ा है, 48 6 36 ज्यादा पढ़ा, तो 2 बार में इसने 72 ज्यादा पढ़ लिया। अगर इसने 72 ज्यादा पढ़ लिया है 48 संख्याओं पे, तो अगर 72 कम करेंगे तो सही एवरेज आ जाएगा। तो 24 दूना 48, 24 चाहे 72,
इसने जो ज्यादा पढ़ा, 1.5 ज्यादा पढ़ा, अगर हम 1.5 कम कर देंगे तो सही और एवरेज आ जाएगा। तो 48 में से 1.5 अगर आप लेस कर देते हैं तो जो इसका एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 46.5। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो 46.5। फिर से समझ लीजिएगा, कह रहा है कि 48 की जगह उसने 84 पढ़ लिया, 48 की जगह 84 पढ़ लिया तो 36 36 72 ज्यादा पढ़ा 48 संख्याओं पे। अगर इसने 72 ज्यादा पढ़ा था और इसको सही करना है तो 72 जो 48 संख्याओं पे 72 ज्यादा पढ़ा तो एक पे इसने 1.5 ज्यादा पढ़ा। अगर एक पे 1.5 ज्यादा पढ़ा तो वो 1.5 उठा के कम कर दीजिए तो सही एवरेज आ जाएगा। तो अगर आप 48 में 1.5 कम करेंगे, 1.5 कम करेंगे तो जो आपका सही औसत आ जाएगा वो 46.5 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है 152 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 1/5 भाग, दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे भाग का 1/11 भाग आपस में बराबर है। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन रेशियो का बड़ा यूज है इसमें कि पहले भाग मतलब मैंने मान लिया पहले भाग का 1/5 भाग और दूसरे भाग की बात कर रहा है उसका 1/3 भाग और तीसरे भाग की बात कर रहा है कि उसका 1/11 भाग। अगर ये आपस में बराबर है तो ए बी सी जो होंगे वो 5 3 11 के ही रेशियो में आ जाएंगे। ए बी सी जो तीनों भाग होंगे वो इसी रेशियो में आ जाएंगे। यहां से 11 3 14 14 5 19 का वैल्यू 152 दे रखा है और सवाल में एक यूनिट का वैल्यू हमें 8 देखने को मिल गया। तो हमसे कह रहे हैं दूसरे और तीसरे भाग का योग, तो दूसरे और तीसरे भाग का योग हो रहा है 14। तो 14 की वैल्यू देखेंगे तो 14 8 112। इस सवाल का जो सही आंसर हो गया वो थर्ड ऑप्शन। देखिए बहुत प्यारा और बहुत सरल, सिर्फ आपको अगर इतना पता है रेशियो का खेल तो आपके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत इजी दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए एक एक सवाल को बहुत प्यार से बनाया करिए, कुछ नहीं दे रखा है, पहले लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए उसके बाद देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। माइंड में कोशिश करिए, मैं बता रहा हूं जीडी के 20 के 20 क्वेश्चन अगर आप सही से करेंगे तो किसी भी बच्चे को 15-18 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप पूरी तरीके से अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे ध्यान दें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से याद रखें कि किस किस कॉन्सेप्ट पे कितने कितने क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी सेट अभी तक हम लोगों ने किए हैं सारे के सारे सेट जो है वो प्रीवियस ईयर है। तो जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ना उन्हीं से रिलेट करते हुए तो क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन सब पे काम करके जाइए। अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, मैं उसका रिवीजन करा दूंगा आपको। तो लेकिन आप ये याद रखिए कि इन सब तरीके से ही आपका सिलेक्शन होना है कि आप इन पे काम करिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर ज्यादा पढ़ें, आप सेट्स ज्यादा लगाएं, आप मॉक टेस्ट ज्यादा दें। जितना टाइम बचा उसमें जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर और ये सारी चीजें लगा लेंगे उतना आपका फायदा है। तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी, इतने सारे पद आपको हर साल देखने को नहीं मिलेंगे। तो 2023 आपका होने वाला है, इस वजह से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से ही होगा आपका। कह रहे अमरनाथ ने 22,500 रुपए निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर वह 4 वर्षों में 28,800 रुपए का मिश्रण हो जाता है। देखिए बहुत प्यारा और बहुत सरल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि मूलधन पता है, वो पता है 22,500 रुपए, 22,500 रुपए, और जो आपको अमाउंट पता है 4 साल का वो पता है आपको 28,800 रुपए। तो अगर आप 4 साल का ब्याज देखेंगे यहां से तो 0 से 0, 8 में 5 घटाया 3, 8 में 2 घटाया 6, तो 4 साल का ब्याज अगर 6300 रुपए है तो आप 1 साल का ब्याज यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि 15 चौको 60 बचा 3, तो 1575 रुपए 1 साल का ब्याज हो गया, और बटे मूलधन कर दीजिए 22,500 इंटू 100 कर दीजिए। तो अगर 1 वर्ष का मूलधन, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 करते हैं तो ब्याज की दर आ जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से काटेंगे, 25 नवियां 225, 25 छक्का 150 और 25 तय 75। जैसे ही काटा तो ये 7% आपको ब्याज की दर यहां से देखने को मिल गई। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हुआ वो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत आसानी से कर सकते हैं ये हुआ। ऐसे सवाल हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं प्रीवियस सेट्स में, तो इस वजह से ऐसे सवाल अगर गलत हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए ये एक बहुत प्यारा सवाल है 14 नंबर। देखो मैंने ऐसे सवालों को, एलसीएम के जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, मैंने हमेशा बताया इसके 2 तरीके होते हैं, एक आपका बेसिक तरीका, दूसरा आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं बाय द ऑप्शन। मैं दोनों बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लीजिए। आपको दे रखा है 24, 40 और 48, कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इनसे पूरी पूरी विभाजित हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बाद में देखेंगे, पहले जिससे विभाजित करनी है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जो भी एलसीएम आएगा वो आपका यहां से देख लेते हैं कि 2 का मैक्सिमम पावर आप देखेंगे तो 16 देखने को मिल रहा है आपको। 3 का देखेंगे तो आपसे 3 से तो कुछ कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, और एक आपको 5 मिल जाएगा। तो इनका जो आपको एलसीएम देखने को मिला वो मिला 240, ये आपका एलसीएम आ गया।
अब कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हो गई आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसको 240 से भाग दे दीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, 24 चौको 96, 960, और बचा कितना 9, 3 और 9। अब ये कितनी बार जाएगा, 240 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बार नहीं जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, एक बार गया तो 240। अगर 240 हुआ तो 9, 9 में 4 गया 5 और 3 में 2 गया 1, तो 159 घटाएंगे तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप 159 घटाएंगे तो 9 9 9 9, अगर आप इसको 159 इसमें अगर आप घटा देते हैं तो 9 में 9 गया 0, 9 में 5 गया 4, और ये आपका 9 में 5 गया 4, 9 में 1 गया यहां से, तो ये हो गया आपका 8 9। तो जो आपका आंसर देखने को मिल रहा है सही, वो मिल रहा है 9840। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो 9840। कुछ इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल को करेंगे। अब ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल। अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं करना चाहते हैं और आप बाय द ऑप्शन देखना चाहते हैं कि कैसे ये आपका आंसर बनेगा, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या आपको पता है 24, 40 और 48। तो जाहिर सी बात है जो संख्या 3 से कटेगी वही आपका आंसर होगा, क्योंकि 24 में 3 है। तो देखो 3 से ये आपका ये नहीं कट रहा है एक, तो बाकी आप तीनों देख रहे हैं कि 9 4 13 8 21, बाकी तीनों ही आपके 3 से कट रहे हैं। अब आप देखिए कि जो 4 से संख्या कटेगी, देखो 5 से सब कट रहे हैं, जो 4 से कटेगी वो आंसर होगा, तो 4 से ये नहीं कट रहा है। अच्छा 8 से भी कटनी चाहिए, तो 8 से ये भी कट रहा है और 8 से ये भी कट रहा है। अब बची बात 16 की, जो 16 से कट जाएगी, तो यहां से जैसे इसको आप 16 से भाग देंगे, 16 चक्का 96, 96 के बाद बचा 3, अब बचा हो गया 36, 36 को भाग देंगे 16 दूनी 32, बचा 4, तो ये 16 से भी नहीं कट रही, तो आंसर जो सही हो जाएगा वो 9840। आप प्रॉपर अगर सही से दिमाग लगाएंगे तो बाय द ऑप्शन 5 से 7 सेकंड या 8 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से जरूर ट्राई करें एक बार, कि अगर आप इस तरीके से कर ले जाते हैं तो आप टाइम की भी बचत है और ये सब आपको करना भी नहीं पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पूरा लॉजिक, अगर कॉन्सेप्ट के बेस पे जाएंगे तो कैसे करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं कि 15 क्या कह रहा है। देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन। देखिए पिछले सारे सेट्स में अगर कुछ कॉमन है ना, तो वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ऐसा कोई भी सेट, जितने भी सेट अभी तक हमने देखे हैं, ऐसा कोई भी सेट गया ही नहीं है जिसमें 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं आए। तो मैं 20 क्वेश्चंस में ये कह सकता हूं कि 2 नहीं आएंगे ना, तो एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। तो ऐसे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाएं कि एक क्वेश्चन आएगा तो गलत होना ही नहीं चाहिए इसका, और बहुत आसान क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आया, 6 में 7 गया -1, और 5 में से -1 से डिवाइड करेंगे तो ये +5 हो जाएगा, 5 + 5 है ना। तो ये +5 और इंटू 8 + 9 दे रखा है आपको, और बाहर 5 दे रखा है। तो जैसे ही आपने देखा तो 5 8 40, 40 9 आपका 49, और 49 और 5 हो जाएगा 54। तो फाइनली आप देखेंगे तो ऊपर जो आएगा वो आएगा 9/54, और नीचे से जब आप सॉल्विंग करेंगे तो ये हो गया आपका 4 चौको 16। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, 4/16 करेंगे तो 1/4, और 4 से 4 खत्म, नीचे आ गया 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, और नीचे 5 पहले से है, तो 1/6 इंटू 5 करेंगे तो आंसर 1/30। तो इसका आंसर जो आ गया वो सेकंड ऑप्शन आ गया। आप लोग करके देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आसानी से देख पाएंगे कि जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/30, और आसान सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए इसको पढ़ के बनाने की कोशिश करिए कि कह क्या रहा है। पहले लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए, उसके बाद देखिए कि किया कैसे जाएगा। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। यदि ए और बी का कुल व्यय 15,750 है तो उनकी कुल बचत। देखिए ये सवाल ना छोटा बहुत है, लेकिन ये सवाल गंभीर थोड़ा सा घाव करके जाएगा आपको। वो नहीं छोटे छोटे सवाल जो बहुत परेशान करके जाते हैं, एक्चुअली इस सवाल में तुमको फंसाने की कोशिश की गई है। इनका आय पता है, इनकम पता है, बाकी आपको कुछ पता नहीं है व्यय के बारे में। चलो व्यय के बारे में नहीं पता है, लेकिन कह रहा है ए का व्यय, तो ए के व्यय को थोड़ी देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं। अगर ए का व्यय कह रहा है कि बी के बचत के बराबर, तो अगर इसका व्यय ये है ना, तो बी का बचत भी एक्स हो जाएगा। देखते जाना कि कर क्या रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो बी का बचत ये हो जाएगा, तो बी की बचत जो हो जाएगी वो एक्स हो जाएगी। अगर बी की बचत एक्स है तो इसका खर्च 7 - एक्स होगा। तभी तो इन दोनों का योग ही तो बचत, इन दोनों का अंतर ही तो बचत होता है। तो 7 में से 7 - एक्स घटाओगे या इसमें इसको घटा दोगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर हमको इसका पता है तो हम इसकी बचत भी देख सकते हैं 5 - एक्स,
अब हमको कहीं ना कहीं जो पता है ए और बी का कुल व्यय पता है, तो यहां से अगर हम कुल व्यय देखेंगे तो हमको 7 की वैल्यू देखने को मिल गई कि 7 की वैल्यू कितनी देखने को मिली 15,750। तो एक यूनिट का वैल्यू हम देखेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना एक, 7 दूनी 14, 2250 हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि उनकी कुल बचत पूछी गई है, तो हमें इन दोनों का योग बताना है। इन दोनों का योग बताएंगे तो x से x खत्म, 5 का वैल्यू बताना है। तो 0 5 में 25 लगा 2, 22 पंचे 110 और 2 कितना हो गया 112। तो जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 11,250। तो ये इसका सही आंसर होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 11,250। ऐसे करके करिए, ये भी बहुत आसान और ये बहुत अच्छा सवाल है। एक बार फिर से समझो कि इस सवाल में किया क्या, कैसे करना है वो समझो। कि हम एक किसी चीज को हमने ए का व्यय अपनी तरफ से माना, जो ए का व्यय होगा वो बी की बचत हो गई। अब देखो अगर देखा जाए तो फिर इसका जो व्यय होगा वो 7 - x होगा, क्योंकि आय में से बचत घटाएंगे तो व्यय मिल जाएगी। अब अगर आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत मिल जाएगी। इसका टोटल पता है, इसका टोटल पूछ रहा है। बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट अगर किसी ने कभी नहीं किया तो ये कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, इसको समझ के जाइए। ऐसे सवाल अगर पूछ दिए जाएंगे तो कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 पे चल रहे हैं। 17 कह रहा है किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपए है। निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत 8%, 10% और 20% है। तो मेज की उत्पादन लागत कितनी होगी? एमआरपी पूछ रहा है, खुदरा मूल्य 900 रुपए दे रखा है, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत। चलिए भाई देखते हैं ऐसे सवाल में इसमें करना क्या है। ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लगभग में आंसर बताना है। कह रहा है किसी मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपए है ना। खुदरा मूल्य का मतलब हो गया कि शायद एमआरपी की बात कर रहा है। तो कह रहा है निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता के लाभ प्रतिशत पता है। तो निर्माता का लाभ प्रतिशत 8% है, और खुदरा मूल्य का मतलब जो सीधे सीधे ग्राहक को बेचा गया है उसके लिए बताया गया है कि खुदरा विक्रेता कि जो सबसे लास्ट में बेचता है उसका 8%, 10% और 20%। तो देखो 8% का मतलब हो गया 50 से 54, या 25 से 27 भी कर सकते हैं। ऐसे कर लो 25 से 27, ये सबसे पहले वाले का है ना, 25 से 27। और दूसरे वाले ने जो बेचा है 25 से 27, और दूसरे वाले ने जो बेचा है वो 10% लाभ पे, तो 10% का मतलब 10 से 11। और तीसरे वाले ने बेचा है 20% के लाभ पे, तो वो 5 से 6। अगर यहां से देखेंगे तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पंचे। यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो आप लगभग में बताएंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। तो एक काम करो, ऐसे ना करो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसका जो उत्पादन लागत था वो 100 रुपए था। 100 रुपए उत्पादन लागत, तो 8% लाभ पे तो 108 का बेच दिया गया, और 10% लाभ पे, तो अगर 10% लाभ पे तो इस पे 10 रुपए 80 पैसे बढ़ा लो, तो ये कितना हो गया 118 रुपए 80 पैसे का। और इसने बढ़ा के बेच दिया 20% पे, 20% पे बेचा, तो इसका 20% निकालोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 17, हाथ से लगा 1, और 11 दूनी 22 और 1 23, 23 रुपए 76 पैसे का फायदा, तो ये 6। और ये हो गया आपका 8 7 15, हाथ से लगा 1, 8 3 11, 1 12, हाथ से लगा 1, 11 2 13, 13 और 1 14, 142 रुपए 56 पैसे। इस 142 रुपए 56 पैसे का जो वैल्यू पता है वो आपको पता है 900 रुपए। अगर 900 रुपए पता है, अब आपको ये बताना है कि इसका बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। तो ये दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 4 2 6, 6 5 11, 11 6 17, 1 18, 9 से कट रहा है, 9 से काटा तो ये हो गया आपका 10,000। इसको 9 से काटेंगे तो ये 15 9 135, और 15 9 135, उसके बाद बचा कितना आपका 7, तो 9 8 72 और 9 चौको 36। यहां से देखेंगे ये हो गया 10,000 बटे 1584। अभी आपको इसको गुणा करना है 100 से, क्योंकि 100 का वैल्यू निकालना है। तो अब आप इसको जब भाग देंगे तो 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा, 7 बार में हो जाएगा ज्यादा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, देख लीजिए एक बार कि 6 बार में 6 चौको 24, 2 6 48, 2 50 लगा 5, 15 छक्का, हाँ ठीक है, 6 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 631 रुपए। थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन पे थोड़ा बारीक है, उस पर ध्यान रखिएगा, या आप 3 बार नेट चेंज से देख लीजिएगा कि इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, वहां से कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर ये सवाल करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ करेंगे तो ये सवाल टिपिकल होगा। पहले मैं सक्सेस से करने की कोशिश कर रहा था,
बट मुझे लगा कि वहां से ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि कुछ कटते नजर नहीं आ रहा था। यहां से देखा और आराम से बना लिया कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमने देख लिया कितना आया, 631 रुपए। पूरा भाग भी नहीं दिया, पूरा भाग देने का जरूरत क्या है, एक दे रखा है 631 के आसपास, एक ही ऑप्शन है, आपका जाना ही 6 बार है, तो पहली बार में ही देख लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 631। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 क्या कह रहा है, देखिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक समकोणीय त्रिभुज, आपसे कह रहा है 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर भुजाओं वाली समकोण बनाती हुई लंबी भुजा को केंद्र मानकर घुमाने पर बनता है तो शंकु का आयतन बताना है। देखो समकोण त्रिभुज से एक शंकु बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज से एक शंकु बना रहे हैं, तो अगर आप समकोण त्रिभुज से एक शंकु बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि अगर आपका ये एक समकोण त्रिभुज है, आप कह रहे हैं इसी को भुजा मानते हुए हमने इसको पलट दिया और इस तरीके से कर दिया, देखिएगा ये, और ये आपका देखिए, अब हम ये कह दें कि ये एक कोण बना रहा है। कैसे बना रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये एक कोण बना दिया। तो अब देखिए जो इसकी बेस वाली भुजा है ये हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस का काम करेगी। ये जो हाइट दे रखी है आपको 48, ये आपका ऊंचाई का काम करेगी। यहां से आप लगा लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7। रेडियस आपको 14 पता है तो 14 इंटू 14 कर लीजिए, और हाइट आपको पता है 48, क्योंकि बड़ी भुजा को केंद्र मान के घुमाया गया है। तो जैसे ही आप अगर छोटी भुजा को मानते तो इस तरफ पलट देते, ऊपर की बजाय इस तरफ पलट देते तो भी कोण बन जाता। तो 7 दूनी 14 और तीछंग 18। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये कितना हो गया, 22 छक्का 132, 132 का डबल करेंगे तो 264 इंटू 14, तो 14 चौको 56। एक ही ऑप्शन है जिसका आंसर 6 आ रहा है यूनिट डिजिट में, वही आपका आंसर हो गया। गुणा भी कर लीजिए, 14 चौको 56 हासिल लगा 5, 14 छंग 84, 14 छंग कितना हो गया भाई, 14 छंग 84, 14 चौको 56 हासिल लगा 5, 14 छंग 84 और 5 89 हासिल लगा 8, 14 दूनी 8। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार देख लीजिए। 22 छक्का 132, 132 का डबल 264, और 264 इंटू कितना करेंगे, 14 करेंगे तो सॉरी ये 16 होगा, ध्यान दीजिए। 22 एक बार फिर से कर लेते हैं। यहां से यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, आंसर वही आएगा अब आपका। तो यहां से आप देखेंगे तो 16 दूनी 32 हासिल लगा, 16 दूनी 32 हासिल आपका लग गया 3, 16 दूनी 32 और 3 35, और इधर ये हो गया 14 दूनी 28, 28 दूना 56 हासिल लगा 5, 28 पंचे 140 और 5 145, 14, 28 84 और 14 जो हो गया वो हो गया 98, 9856। तो जो आंसर हो गया 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से कैसे कोण बनेगा मैंने आपको दिखा दिया बना के कि जो कोण बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि बड़ी भुजा को केंद्र मानते हुए घुमाया तो इस तरफ घुमाया है। अगर 14 वाली को केंद्र मान के घुमाते तो वो वाला कोण जो बनता वो कुछ इस तरीके का बनता, ये बात याद रखिए। तो दोनों से ही बन सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत प्यारा सवाल, करना ना भूलें, इसी तरीके से करेंगे अगर राइट एंगल ट्रायंगल से कोण बनाया जाएगा तो। 19 नंबर देखिए, कह रहा है अंडों से भरी एक टोकरी में 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए थे, 24% अंडों का केक बनाने के लिए रखा गया और शेष 12 अंडे बचे। तो अच्छा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कभी शेष का तो कहा नहीं गया है। तो 20, 8 और 24, 20, 8, 28 और 24, 52% अंडे इसने यूज कर लिए। तो 52% अंडे यूज कर लिए तो बचे कितने, 48%। उस 48% अंडों का जो वैल्यू दे रखा है वो 12 दे रखा है, तो 4% अंडे का वैल्यू जो आया वो आ गया 1। तो अगर हम 100% अंडे का वैल्यू देखेंगे तो वो आ जाएगा 25। तो इसके पास जो कुल अंडे थे शुरुआत में टोकरी में वो कितने रहे होंगे, 25। क्योंकि ये सवाल अच्छा कब होता, जब 20% अंडे टूट गए उसके बाद क्या है शेष के 8% सड़ गए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता। बट जब उसने टोटल की बात की है 20, 8 और 24 सड़ गए, तो 52% अंडे इसके यूज हो गए, तो जो बचे वो 48% बचे, और उसका वैल्यू हमको 12 पता है। और आप आसानी से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहे हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं, निश्चित संख्या वाले बच्चों के एक समूह का औसत भार 31 किलोग्राम है। 32.5 किलोग्राम औसत भार वाले 11 और बच्चों के इस समूह में शामिल होने पर औसत भार 0.25 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आरंभ में समूह में बच्चों की संख्या बतानी है। देखिए कितने आसानी से आप इस सवाल को बनाएंगे कि आपको दे रखा है कि एक निश्चित संख्या में बच्चों के औसत, तो पहले जो बच्चे थे उनका एवरेज वेट हमको 31 किलोग्राम पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि बच्चे हैं कितने। फिर 11 बच्चे शामिल हुए जिनका एवरेज वेट 32.5 किलोग्राम था, ठीक है भाई, और इनकी वजह से पूरे का औसत भार 0.25 बढ़ गया। तो अब जो एक्चुअल भार हो गया पूरे ग्रुप का वो 31.25 हो गया।
ऐसे सवालों को करने के लिए एलिगेशन से अच्छा कोई तरीका होता ही नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, ये दे रखा है, इससे जैसे ही घटाएंगे तो आप यहां से देख पाएंगे 1.25, अंतर कितने का आया 1.25 का, और इसका अंतर देखेंगे तो 0.25 का। तो जैसे ही आपने देखा दशमलव से दशमलव हटाया, 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, तो कह रहा है आरंभ में बच्चों की संख्या बतानी। तो ये 1 का वैल्यू हमको 11 पता है, तो 5 का वैल्यू, तो शुरुआत में जो बच्चे रहेंगे वो कितने रहेंगे 55। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन। अगर पूछे जाए अब बच्चे कितने हैं, तो 5 1 6 66 बच्चे हैं। आरंभ में समूह में बच्चों की संख्या पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 55 बच्चे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। अच्छा सवाल है, एलिगेशन से करिए। कभी आपको ये बच्चों की संख्या दे दिया है तो एलिगेशन से बहुत आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हुआ वो हुआ बेटा 55। तो शुरुआत में कितने बच्चे रहे 55। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह क्या रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8448 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन के आंकिक मान के 1/8 के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई बतानी है। देखिए आपको आयतन पता है और ये कह रहा है कि जो इसका वक्रपृष्ठ है, मतलब आपको पाई आर स्क्वायर एच पता है। पाई आर स्क्वायर एच का 1/8 है इसका 2 पाई आर एच, मतलब कर्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग वक्रपृष्ठ कहते हैं। तो ये इस रेशियो में है। कह रहा है क्योंकि इसने कहा है इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन के आंकिक मान का 1/8 है। तो इस 8 का वैल्यू जो हमको पता है क्वेश्चन में, वो पता है 8448। तो हम एक यूनिट का वैल्यू आराम से देख सकते हैं। 8 एकम 8, 0, 8 पंच 40 और 8 छंग 48। ये हमको मिल गया वक्रपृष्ठ। अब हमको चाहिए बेलन की ऊंचाई। अगर बेलन की ऊंचाई चाहिए तो पहले हम 2 पाई आर एच, अगर हम पाई आर स्क्वायर एच में डिवाइड कर देते हैं 2 पाई आर एच का, तो यहां से हमको रेडियस देखने को मिल जाएगी कि कितनी होगी। तो ये दिख रहा है 8448 है ना, वो यहां से भी रेडियस देखने को मिल जाएगी कि कितनी होगी। और यहां से ये कितना दे रखा है 1056। तो जैसे ही आपने काटा तो पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म और एच से एच खत्म। r/2 अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काट लेते हैं। 8 से कट रहा है, 13 8 104 और 132 आ गया। अगर 8 से काटेंगे, इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और अभी अभी हमने देखा कि 1056 हो जाएगा। और देखिए ये डायरेक्ट कटेगा इससे 8 बार में, तो r/2 जो हो गया वो आपको 8 मिल गया, तो r बराबर मिल गया 16, रेडियस मिल गई 16। अब रेडियस अगर 16 मिल गई तो अब हमें 2 पाई आर एच पता है 1056। 2 पाई आर एच जो हमको पता है वो पता है 1056। तो अब हमको यहां से 2 पाई आर एच का पाई का वैल्यू 22/7 अगर आप रखेंगे और रेडियस आपको पता चल गई कि ये पता है आपको 16, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहां से h निकालना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे 1056। यहां से जैसे ही आपने काटा इसको, ये कटेगा, हाँ 22 से कट जाएगा। 22 चौको 88, 22 चौको 88 और यहां से देखेंगे 88, उसके बाद बचा आपका 22 8 176, 16 3 48, 3 7 21। तो जो हाइट आ गई वो 21/2, 21/2 का मतलब कितनी आ गई 10.5। तो जो इसका हाइट आ गया वो 10.5, ऑप्शन नंबर थर्ड। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, कॉन्सेप्ट अच्छे रखिए, आसानी से कर सकते हैं सवाल, कुछ बहुत टिपिकल नहीं है। अगर आप आसानी से अगर करेंगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो 10.5, क्वेश्चन नंबर 21 का। कॉन्सेप्ट अच्छे रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कह रहे हैं, पहले पढ़ के आसानी से बनाने की कोशिश, पहले क्वेश्चन जरूर पढ़िए कि कह क्या रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 12,400 रुपए में बेचने पर जो लाभ है वो 10,600 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 12,400 रुपए में बेचने पे जो लाभ है वो 10,600 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करके हाफ कर देंगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। तो 0 0, ये 6 4 10 हासिल लगा, 1 2 1 3 और ये 23,000। 23,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 11,500 रुपए। ये इसको मिल गया सीपी, कॉस्ट प्राइस मिल गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो अगर सेलिंग प्राइस देखें तो अब दे रखा है 14,950। अब आपको बताना तो इस पे लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो एक काम करते, या तो आप यहां से देख लीजिए कितने का फायदा उठा रहे हैं, तो देखेंगे कि लगभग 450 3450 रुपए का फायदा है इसको। भाई 50 का ये फायदा हो गया और 3400 रुपए का यहां से दिख रहा है। 3450 रुपए का फायदा है, 1150 पे इंटू कितना कर दीजिए, 11,500 पे इंटू 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म। ये दिख रहा है सीधे सीधे से प्रॉफिट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 30%।
तो जो प्रॉफिट आ गया वो 30%। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। तो 22 नंबर का जो आंसर आया वो कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। फिर से अगर जितने का प्रॉफिट है उतने ही की लॉस अगर ये कहता है तो दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो वो हमेशा किसकी वैल्यू मिलेगी? सीपी। सीपी आपको मिल गया, एसपी आपको दिया है, प्रॉफिट देख लीजिए कितने परसेंट का। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु x को 30% एक वस्तु x को बेचकर 30% का लाभ कमाता है और y को बेचकर 16% की हानि होती है। यदि x और y के क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में तो सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है? दशमलव के एक स्थान तक बताना है। चलिए देखिए 3:4 अगर सीपी दे रखे हैं तो थोड़ी देर के लिए 300 और 400 मान लीजिए। अब इस पे इसने फायदा उठाया है 30% का, तो 90 का फायदा हो गया, और इस पे इसने 16% की हानि उठाई है तो 16 चौको 64 रुपए की हानि। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 90 64 6 70 26 रुपए का फायदा है। टोटल कितने पे? 700 रुपए पे इंटू कितना कर दीजिए 100। तो ओवरऑल व्यापार में देख लीजिए कितने का फायदा? 7 21 बचा कितना? 5 7 7 49 3.7% का प्रॉफिट है, और आपको पहले ही ऑप्शन दिख रहा है 3.7%। फिर से देखिए एक आसान सा सवाल, 300 और 400 को हमने अपनी तरफ से सीपी मान लिया 3:4 को। पहले वाले पे 30% का प्रॉफिट था, दूसरे वाले पे 16% का लॉस था। ओवरऑल 26 रुपए का फायदा हुआ। 700 पे इंटू 100 तो टोटल फायदा कितना देख पाएंगे? 3.7%। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अगर आप आसानी से देखेंगे तो 23 भी आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है एक मोटर बोट की विपरीत दिशा में निश्चित समय में 24 किलोमीटर में दूरी तय करती है, जो कि उस धारा की दिशा में दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटे अधिक लेता है। तो देखिए इसको कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की विपरीत दिशा में निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में समान दिशा में दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटे अधिक लगता है। तो कह रहा है, देखिए कह रहा है धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल बतानी है। चलिए भाई देख लो 24 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, और कह रहे 24 किलोमीटर प्रति घंटे यहां पे भी। कह रहा है धारा की चाल पता है आपको 2, तो 9 की थोड़ी देर के लिए x+2 कर दीजिए, और यहां पे x-2 कर दीजिए। देखिए x-2 में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इन दोनों का जो अंतर होगा ये आपका ये पहले रख दीजिए, विपरीत दिशा वाला टाइम। यहां से देखिएगा कि इसको कैसे करेंगे, यहां से माइनस वाला पहले कर दीजिए और प्लस वाला, क्योंकि टाइम ये ज्यादा लेगा। तो ये x-2 हो गया और x+2। अब इनके जो टाइम का अंतर है वो कितना दे रखा है सवाल में? 1 घंटे का दे रखा है। या तो आप इस इक्वेशन को हल कर लीजिए, और नहीं हल करना चाहते तो ऑप्शन से उठा के देखिए कि किस वाले ऑप्शन से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 6 से उठा के देखेंगे तो 6 में 2 घटाया 4 4 छंग 24, और 6 यहाँ पे 6 आ गया। 6 2 8 8 3 24, अंतर कितने का आ रहा है? 3 घंटे का, और हमें चाहिए कितने का? 1 घंटे का। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 9 में 2 घटाया 7, ये भी नहीं हो सकता। 10 में 2 घटाया 8, 10 में 2 घटाया 8, यहां से 3 घंटे, और 10 और 2 12, यहां से 2 घंटे। तो यहां से बन जा रहा है आंसर। तो जो आप आंसर सही करेंगे वो क्या सही करेंगे? सी ऑप्शन 10। फिर से समझिएगा, ऐसे सवालों को करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि बाय द ऑप्शन मेथड जाइए। 24 किलोमीटर धारा के विपरीत और 24 किलोमीटर धारा की दिशा, दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 घंटे है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो आप इसका इक्वेशन बना के बाय द ऑप्शन नाव की चाल रख के देख लीजिए कि किस ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन अगर आप उठा के रखेंगे तो 10 2 12, 12 की चाल से 24 किलोमीटर जाएगा तो धारा की दिशा में 2 घंटे लगेंगे। 10 में 2 घटाइए 8, 8 की चाल से जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे। तो जो टाइम का अंतर है 1 घंटे है। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। तो इस ऐसे सवालों को बाय द ऑप्शन जाइए, बहुत बेहतर तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, यदि एक दुकानदार उस वस्तु पर 2 छूट देता है, एक 10% की, एक 5% की। आसान है, बहुत आसान है ना। 2 छूटें दे रहा है, छोटी छोटी आसान छूटें दे रखी है, तो आप ओवरऑल छूट नहीं बनाएंगे तो भी कर सकते हैं, चाहते तो आप ओवरऑल छूट से भी कर सकते हैं। तो 800 पे पहले 10% की छूट दिया तो 80 रुपए का छूट दिया तो 720 रुपए का हो गया, और 720 पे पहले 10% की छूट दिया है, फिर 720 रुपए पे 5% का डिस्काउंट दिया है तो 36 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया है। 36 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया तो 684 रुपए हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये आपका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते तो एक 10% की छूट है, एक 5% की छूट है, 10 पंचे 50 0.5, तो टोटल छूट कितने की हो जाएगी?
14.5% की। 14.5 तो 700 पे 14, 800 पे 14.5% का छूट देख लीजिए। जो भी है उसको उठा के आप आंसर देख सकते हैं। ये वैसे आसान छूट है, तो इस तरीके से करिए, आप आसानी से मुंह जवानी बना सकते हैं सवाल को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ हर सेट में ना 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को ही मिलते हैं। तो आप याद, जैसे अभी कौन वाला क्वेश्चन ठीक देखने को मिला, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप सारे सेट्स को बहुत मन से करिए। ये हमारा 19वां सेट है जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो अगर आप सारे सेट्स को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो आज जितना भी हमने कराया, आप देखिए कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही इसमें से किए। अगर कोई समस्या है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर वीडियो देखिए और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।